स्टार्ट किया? ओके बेटा। तो देखिए हम लोग वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स दैट लाइट इज़ अ वेव। लाइट इज़ अ वेव, ये सबसे पहले कंसेप्ट हमें हाइगन ने दिया था। इससे पहले न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी है, उसने बोला था कि जो लाइट है वो टाइनी पार्टिकल से मिलके बनी है। उन पार्टिकल्स को उसने कॉर्पस्कुलर कहा था, लेकिन वो थ्योरी इन फिनोमिनास को समझा नहीं पाई, तो वो डिस्कार्डेड हो गई, उसे फेल कर दिया गया। तो ये पूरा चैप्टर हाइगन्स प्रिंसिपल पे बेस्ड है। हाइगन एक साइंटिस्ट का नेम है जिसने ये कहा कि लाइट इज़ अ वेव। जिस टाइम हाइगन ने कहा कि लाइट इज़ अ वेव, उस टाइम केवल मैकेनिकल वेव हुआ करती थी। मैकेनिकल वेव का मतलब मीडियम ज़रूरी होता था किसी भी वेव के प्रोपोगेशन के लिए, किसी भी वेव के आगे बढ़ने के लिए मीडियम ज़रूरी होता था, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती थी। तो उसने माना था कि लाइट भी किसी मीडियम में चलती है, और उस मीडियम का नाम उसने ईथर बोला था। एथर के नाम से बोलते हैं, वैसे जानते हैं उसे। उसने कहा था कि वेव जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है वेव फ्रंट की। मीन्स लाइट प्रोपोगेट्स इन फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। लाइट प्रोपोगेट्स इन फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट और वेव। तो वेव क्या है? वेव इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की डेफिनेशन है, वेव फ्रंट इज कॉन्टिन्यूस लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ सेम फेज। तो पहले हमें यह समझना जरूरी है कि फेज का क्या मतलब होता है। देखिए, मान लीजिए आपने किसी झील के अंदर, तालाब के अंदर, पॉन्ड के अंदर एक पेबल ड्रॉप किया, एक छोटा सा पत्थर ड्रॉप किया इस पॉइंट पर। जिस पॉइंट पर आप वो पत्थर फेंकेंगे उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस। और इस पॉइंट को बहुत सारी एनर्जी दे दी उस पेबल ने, उस पत्थर ने बहुत सारी एनर्जी दे दी। उस एनर्जी से खुश होकर ये अपनी जगह पे नाचने लग गया, ऑसिलेशन करने लग गया, और ऑसिलेट करते करते इसने एनर्जी पास वाले पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र कर दी, और वो भी उस ऑसिलेशन, वो भी सब ऑसिलेशन करने लग गए एनर्जी को गेन करने के बाद, और पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई। तो जो एनर्जी है वो इस फॉर्म में आगे बढ़ी, इस फॉर्म में आगे बढ़ी एनर्जी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। इस फॉर्म में एनर्जी आगे बढ़ी, वेव मतलब एनर्जी। तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है। लेकिन वो वेव हमें ऐसे दिखती है, इस तरह से दिखती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वेव ऐसे चल रही है, दिस इज अ रॉन्ग कंसेप्ट। वेव ऐसे चल रही है, पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहे हैं। आप चाहें तो एक कॉर्क को डाल के, यहाँ पर एक छोटा सा कॉर्क आप डाल दें और देखें इस कॉर्क का मोशन वाटर की सरफेस पे इस तरह से होगा। तो जब कॉर्क का मोशन ऐसे हो रहा है तो सारे पार्टिकल्स भी इसी तरह से ऑसिलेट कर रहे होंगे। इट मीन्स ऑल पार्टिकल्स आर मूविंग एट देयर ओन प्लेस, वो अपनी जगह नहीं छोड़ रहे। और उनका बड़ा सिस्टमेटिक जो है सीक्वेंस है। मैं किसी भी पार्टिकल में पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस की बात करूं तो ये पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहा है, पहले 0 नंबर पर है, फिर नंबर 1 पे जाएगा ऑसिलेट करते करते, फिर 2 पे आएगा, फिर 3 पे आएगा और फिर 4 पे जाएगा। इस तरह से ऑसिलेशन परफॉर्म हो रहे हैं पार्टिकल्स के। तो हमने इसको स्टेप में मान लिया 0 1 2 3 4। इसी सीक्वेंस में सारे के सारे पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे अपनी जगह पे। अब ये पार्टिकल यहाँ पर है, जब ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे गया तो इसका फेज क्रिएट हो गया 90 डिग्री। अगर आपको फेज में कोई प्रॉब्लम है तो आप एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने पीरियोडिक मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन से कोरिलेट करके बताया है कि कैसे फेज ये 90 डिग्री क्रिएट हो जाता है। उसमें हमें पीरियोडिक मोशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और उसमें हमने ये देख लेंगे कि कैसे ये फेज 90 डिग्री क्रिएट हो जाता है। तो ये फेज़ है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री फेज़ है, ये 180 डिग्री फेज़ है, ये 270 डिग्री फेज़ है, और ये 360 डिग्री फेज़ है। दिखाने के लिए ऐसे दिखाया है, अदरवाइज इस तरह से ऑसिलेशन हो रहा है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ से ऑसिलेशन हुआ तो ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो इस तरह से फेज़ क्रिएट हो रहा है। तो ये सब फेज़ है, फेज़ का मतलब एंगल है। तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। अब हम ये समझते हैं कि हमें वेव ऐसी दिखती क्यों है जबकि चलती ऐसी है। तो उसके लिए हमने ये पार्टिकल्स की पोजीशन बताई है। अब देखिए, एक ऑसिलेशन का जो टाइम होता है, एक ऑसिलेशन मतलब 0 1 2 3 4, 4 स्टेप पूरा करना।
0 1 2 3 4, ये 4 स्टेप जो पूरे हो रहे हैं, इसमें जो टाइम लग रहा है पार्टिकल को वो एक टाइम पीरियड लग रहा है, जिसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। उसका सिंबल होता है कैपिटल टी। दिस इज द सिंबल ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन, मतलब एक पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन जो हुआ उसमें जो टाइम लगेगा उसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अब ये देखते हैं कि t इक्वल टू 0 पर मान लीजिए यहाँ पर वेव जनरेट हुई, ये पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस है, तो बाकी सारे पार्टिकल्स अपनी जगह पे बैठे हैं, वहाँ पर वेव पहुँची नहीं है, उसे कुछ समय लगेगा वेव को पहुँचने में। t/4 टाइम पर क्या हुआ, मतलब पार्टिकल अपनी, ये जो पार्टिकल है ये अपने 1 नंबर पे आ जाएगा, हर पार्टिकल अपना एक स्टेप आगे चला जाएगा। तो t/4 टाइम पर क्या होगा, ये पार्टिकल ऑसिलेशन करते करते अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और वेव यहाँ पर पहुँच जाएगी, ये वेव यहाँ पे पहुँच जाएगी, एनर्जी यहाँ पे पहुँच जाएगी और पार्टिकल अपनी मैक्सिमम ऑसिलेशन पे आ जाएगा। t/2 में क्या होगा, t/2 का मतलब ये 0 है, ये t/4 है, ये t/2 है, ये 3t/4 है और ये कैपिटल T है। तो t/4 में तो यहाँ पर आया पार्टिकल, t/2 में 2 नंबर पे आएगा, ये पार्टिकल 1 नंबर की बजाय 2 नंबर ऑसिलेशन पे आ जाएगा, मतलब ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। ये पार्टिकल ऑसिलेट करते करते अपने 1 नंबर पे चला गया और एनर्जी यहाँ से यहाँ पहुँच गई। तो जो पार्टिकल की पोजीशन है, यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ पर है, ये पार्टिकल अपनी इस पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये 2 नंबर पोजीशन पे है, ये 1 नंबर पोजीशन पे है, 0 नंबर पोजीशन पे है। 3t/4 पर एक स्टेप और आगे कर दिया, 2 नंबर वाला 3 नंबर पे आ जाएगा, 3 नंबर मतलब नेगेटिव पोजीशन में आ जाएगा, 0 1 2 3, 3 मतलब नेगेटिव पोजीशन में आ गया। तो ये पार्टिकल अपनी नेगेटिव पोजीशन पे आ गया, ये पार्टिकल जो 1 नंबर पे था वो 2 नंबर पे आ गया, मतलब मीन पोजीशन पे आ गया। ये 3 नंबर पे आया है, ये 2 नंबर पे आया है, ये ऑसिलेशन करते करते, ये वाला पार्टिकल ऑसिलेशन करते करते 1 नंबर पे आ जाएगा और एनर्जी यहाँ पर पहुँच जाएगी, इस पार्टिकल पे एनर्जी पहुँच जाएगी। यहाँ पर एनर्जी यहाँ पे पहुँची थी 0 नंबर पे, यहाँ पर एनर्जी कहाँ पे पहुँची थी, ये यहाँ पर पहुँची थी एनर्जी, सॉरी यहाँ पर एनर्जी 0 नंबर पे यहाँ पर पहुँची थी, 0 1 नंबर 0 यहाँ 0 और ये 0 यहाँ पर। तो ये 0 नंबर वाला लास्ट में हमने दिखा रखा है कि एनर्जी यहाँ पे पहुँची है। टी टाइम पर क्या होगा, टी टाइम पर ये 4 नंबर पोजीशन पे आएगा, 3 नंबर वाला 4 नंबर पे जाएगा, 2 नंबर वाला 3 नंबर पे आएगा, 1 नंबर वाला 2 नंबर पे जाएगा, 0 नंबर वाला 1 नंबर पे आएगा। तो 0 वाला 1 नंबर पे आ गया, मतलब 1 नंबर पोजीशन यहाँ हो गई, एक स्टेप आगे। ये 2 नंबर पे आ गया, एनर्जी यहाँ पर पहुँची हुई है 0 नंबर पे, ये 1 नंबर पोजीशन पर है, ये 2 नंबर पोजीशन पे है, ये 3 नंबर पोजीशन पे है और ये 4 नंबर पोजीशन पे है। अगर हम शेप बनाएं इसकी तो देखिए t/4 पर वेव की शेप होगी, ये पार्टिकल अपनी 1 नंबर पोजीशन पे है, ये 0 पर है, ये इस तरह की शेप दिखी। t/2 टाइम पर हम देखें तो पार्टिकल की शेप कैसे दिख रही है, ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर पोजीशन पे है, ये 0 नंबर पोजीशन पे, पार्टिकल की शेप ऐसे दिख रही है। 3t/4 टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन कैसे दिख रही है, ये 3 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर है और ये 0 नंबर है। ये वेव इस तरह से दिख रही है आपको। t टाइम पर 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 0 नंबर, मतलब पार्टिकल अपनी पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन वेव हमें इस तरह से दिख रही है। इससे हमें एक कंक्लूजन और निकला कि जितने टाइम में ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, ये देखिए यहाँ से हमने ऑसिलेशन स्टार्ट किया था t इक्वल टू 0 पर और कैपिटल T में इसका एक ऑसिलेशन हो गया, 0 नंबर वाला 4 नंबर में आ गया कैपिटल T टाइम में, और वेव अपनी एक वेवलेंथ आगे चली गई। देखिए ये वेवलेंथ अपनी एक वेवलेंथ कवर हो गई। तो जितने टाइम में पार्टिकल अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, मतलब उसे टाइम लगता है कैपिटल T, उतने टाइम में वेव अपनी एक वेवलेंथ कंप्लीट कर लेती है, मतलब लैम्डा आगे चली जाती है। और एक वेवलेंथ कंप्लीट करते टाइम पार्टिकल अपनी कितनी पोजीशन चेंज करता है, 4 पोजीशन, तो कितना फेज क्रिएट हो जाता है 360 डिग्री, और उसे 2π रेडियन हम कह सकते हैं। तो देखिए अगर मैं इसको देखूं तो इसने अपना 0 नंबर वाला 4 नंबर पे आ गया, मतलब 0 से 90 पे आया, फिर 90 से 180 पे आया, फिर 180 से 270 पे आया, फिर 270 से 360 पे आया। तो इसने अपना यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री फेज़ है। इस पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये 0 फेज़ पे है, ये यहाँ पे 90 डिग्री फेज़ पे है,
यहाँ पे 180 डिग्री फेज में है, ये 270 डिग्री फेज में 3 नंबर पर है, और 4 नंबर मतलब 360 डिग्री फेज में है। तो इसका जो फेज क्रिएट हुआ वो 360 डिग्री हुआ। रेडियन में उसे 2 पाई रेडियन कहते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जितने टाइम में पार्टिकल अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है उतने टाइम में वेव एक वेवलेंथ आगे चली जाती है और फेज क्रिएट होता है 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री। लेकिन हमें यहाँ पर इसे इस तरह से पढ़ना है कि अगर 2 वेव्स हैं, 2 वेव्स के बीच में कैपिटल टी का टाइम डिफरेंस है, तो उनके बीच में लैम्डा का पाथ डिफरेंस होगा और फेज का डिफरेंस होगा 2 पाई। अभी हमने क्या सीखा कि अगर एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है तो टाइम होता है कैपिटल टी, लेकिन हम यहाँ 2 वेव्स की बात करेंगे। तो हमें इस रिलेशन को इस तरह से पढ़ना है कि अगर 2 वेव्स के बीच में टाइम का डिफरेंस कैपिटल टी है तो उन वेव्स के बीच में पाथ का डिफरेंस लैम्डा होगा और उनके बीच में फेज का डिफरेंस 2 पाई होगा। अगर मान लीजिए 2 वेव्स के बीच में t/4 का टाइम डिफरेंस है, t/4 का टाइम डिफरेंस है, तो मैंने यहाँ लिखा t/4, यहाँ डिवाइड किया t/4 का, ये इक्विवेलेंट का साइन है, मतलब ये कन्वर्जिंग फैक्टर है। अगर आपको कन्वर्ट करना हो टाइम को पाथ में और पाथ को वेव फेज डिफरेंस में, तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब t/4 टाइम डिफरेंस का मतलब λ/4 का, ये अगर t/4 मैंने यहाँ पर किया तो ये 2 पाई/4 हो गया और ये λ/4 हो गया। इसका मतलब अगर 2 वेव्स के बीच में t/4 का टाइम डिफरेंस है तो उनके बीच में फेज डिफरेंस होगा 2 पाई/4 का और उनके बीच में पाथ डिफरेंस होगा λ/4 का। देखिए, अब हमें हाइगन्स प्रिंसिपल समझना है। ये पूरा चैप्टर हाइगन पे बेस्ड है। हाइगन वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने हमें यह बताया था कि लाइट वेव फ्रंट्स की फॉर्म में आगे बढ़ती है और वेव फ्रंट को ही शॉर्ट में वेव बोला जाता है। लाइट इज अ वेव, एक्चुअली लाइट इज अ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है? कंटिन्यूस लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ सेम फेज। ऐसे पॉइंट्स जिनका फेज सेम है, उन सारे पॉइंट्स को अगर मिला दूं तो वो जो शेप बनती है उस शेप को कहेंगे वेव फ्रंट। अभी हमने एक पॉन्ड का एग्जांपल लिया था, उसमें मान लीजिए यहाँ पर आपने पत्थर डाला, ये पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस हुआ, तो वेव ऑल डायरेक्शंस में चलेगी, ऐसे ऐसे ऑल डायरेक्शन में चलेगी और पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट करेंगे। अब जिस पॉइंट पर हमने पत्थर डाला उसे कहेंगे पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस। अगर मैं लाइट की बात करूं तो यहाँ पर लाइट का एक बल्ब भी हो सकता है, एक लाइट का सोर्स हो सकता है, वो पॉइंट लाइट सोर्स भी हो सकता है। अभी हम उससे पहले तालाब की बात करेंगे कि तालाब के अंदर अगर इस तरह से हम पेबल डालेंगे और वेव क्रिएट होगी तो वेव फ्रंट कैसा दिखाई देगा, फिर उसे लाइट सोर्स में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो इस पॉइंट पे हमने पत्थर डाला है। अब देखिए ऑल डायरेक्शंस में ऑल डायरेक्शन में वेव जाएगी, सारी डायरेक्शन में वेव चलती है। यहाँ से यहाँ तक वेव पहुँची, उसे कुछ टाइम लगा, उतने टाइम में वेव यहाँ से यहाँ पर पहुँची, उतने टाइम में वेव यहाँ से यहाँ पे पहुँची, उतने टाइम में वेव यहाँ से यहाँ पहुँची, उतने टाइम में वेव यहाँ पे यहाँ पहुँची। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हैं जो पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस है इक्वल डिस्टेंस पर हैं। और वेव की स्पीड किसी भी मीडियम में कांस्टेंट होती है, तो जितना टाइम यहाँ से यहाँ पर वेव लेगी पहुँचने में, उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक वेव लेगी पहुँचने में, उतना टाइम यहाँ से यहाँ तक लेगी। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिन पर वेव एक साथ पहुँचेगी। मान लीजिए यहाँ पत्थर डाला तो t=0 था और यहाँ पर पहुँचने में लाइट कुछ टाइम ले रही है, तो ये सारे पॉइंट्स पर एक साथ वेव पहुँची है। तो ये एक साथ ऑसिलेशन स्टार्ट करेंगे, एक साथ सारे 1 नंबर पे जाएंगे, एक साथ सारे 2 नंबर पे आएंगे, एक साथ सारे 3 नंबर पे आएंगे, एक साथ सारे 4 नंबर पे आएंगे। अगर इसका फेज किसी टाइम 90 डिग्री पर है तो इसका फेज उस टाइम 100% 90 डिग्री पर होगा, उसका फेज भी उसी टाइम 90 डिग्री पे होगा, इस पॉइंट का फेज भी उस टाइम 90 डिग्री पे होगा। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनका फेज हमेशा सेम रहेगा। अगर इसका फेज किसी टाइम 270 डिग्री पर है तो इसका फेज भी उस टाइम 270 डिग्री पर रहेगा, इसका फेज भी उस टाइम 270 डिग्री पर रहेगा। तो ये सारे सेम फेज के पॉइंट्स हैं। अब आपको क्या करना है, आपको अपना पेन या मार्कर नहीं उठाना है, कॉन्टीन्यूस मिलाना है, इन सारे पॉइंट्स को कॉन्टीन्यूस मिलाना है। अभी मैंने बीच में ये एक डायरेक्शन छोड़ दी है, यहाँ भी ले सकता हूँ, इनके बीच की एक डायरेक्शन छोड़ दी है, यहाँ भी ले सकता हूँ, इनके बीच भी एक डायरेक्शन छोड़ दिया, क्योंकि हमारे लिए बहुत सारे पॉइंट्स बनाना पॉसिबल नहीं है।
और इन सारे पॉइंट को हमको क्या करना है, कंटिन्यूस मिलाना है। लोकस का मतलब मिलाना है, इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे हम। ये सारे पॉइंट्स मिलाया कंटिन्यूस। देखिए कुछ इस तरह से हो रहा है कि मान लीजिए ये अपना पॉन्ड है, पॉन्ड पे हमने यहाँ पर पत्थर डाला तो वेव ऑल डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे भी 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 जा रही है, ऑल डायरेक्शन में वेव जा रही है, सारी डायरेक्शन में वेव जा रही है। अब जितने टाइम में वेव यहाँ से यहाँ तक पहुँची, ये डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं, ये डिस्टेंस है, उतने टाइम में यहाँ पे भी यहाँ, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस है, तो इतने टाइम में यहाँ पे यहाँ पहुँची है, उतने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँची है, ऑल डायरेक्शन में। तो ये सारे पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स लिए हमने, पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस से इक्वल डिस्टेंस के पॉइंट्स लिए हैं। अगर आपने मान लीजिए कोई वेव यहाँ पर ओरिजिनेट की है, मान लीजिए यहाँ पर वो ओरिजिनेट की है हमने वही वेव, अब यहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम ले रही है उतना टाइम वो इस डायरेक्शन में लेगी, उतना ही टाइम वो इस डायरेक्शन में लेगी, तो सारी डायरेक्शन में वेव कंसीडर की है। तो ये सारे कौन से पॉइंट्स हैं, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, और इक्वल डिस्टेंस पे पहुंचने में वेव को इक्वल टाइम लगेगा। तो इन सारे पॉइंट्स पर वेव एक साथ पहुंचेगी, इस पे जिस टाइम पे इस पे पहुंचेगी वेव, उसी टाइम पे इस पॉइंट पे पहुंचेगी वेव, उसी पॉइंट पे इस टाइम पे पहुंचेगी, तो सेम टाइम पर इन सारे पॉइंट्स पे पहुंचेगी। तो एक साथ ऑसिलेशन स्टार्ट करेंगे सारे, और एक साथ ऑसिलेशन करते करते सब एक साथ 90 डिग्री पे जाएंगे, सब एक साथ 180 डिग्री पे जाएंगे, सब एक साथ 270 डिग्री पे जाएंगे, सब एक साथ 360 पे जाएंगे। तो इन सब का फेज हमेशा सेम रहेगा। तो ये सारे कौन से पॉइंट्स हैं, ये सारे सेम फेज के पॉइंट्स हैं। अगर इन सारे पॉइंट्स को कंटिन्यूसली मिला दें, कंटिन्यूस मिला दें ऐसे, अब बिना मार्कर उठाए, बिना अपना पेन उठाए सारे पॉइंट्स को कंटिन्यूस मिला दें, तो ये जो शेप बनती है इसे कहते हैं वेव फ्रंट। अगर ये तालाब की घटना नहीं होकर, मान लीजिए यहाँ पर एक लाइट सोर्स है, पॉइंट लाइट सोर्स, एक बल्ब है, और बल्ब से ऑल डायरेक्शन में लाइट जा रही है, तो बल्ब से लाइट जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लेगी, बल्ब से लाइट इस डायरेक्शन में भी जाएगी, क्योंकि यहाँ एक बल्ब जलाया है तो बल्ब से लाइट ऑल डायरेक्शन में जाएगी। तो एक 3D फिगर बन जाएगा ये बल्ब की बल्ब हम लेंगे तो जितनी इस डायरेक्शन में भी लाइट जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी, बल्ब से ऑल डायरेक्शन में लाइट जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लाइट पहुँची है, इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक लाइट पहुँची है, उतने टाइम में लाइट यहाँ से यहाँ तक भी पहुँची होगी, उतने टाइम में लाइट यहाँ से यहाँ तक भी पहुँची होगी। तो इस पूरे स्फेयर को, जिस स्फेयर का सेंटर बल्ब हो गया, एक ऐसा स्फेयर जिसका सेंटर बल्ब है, तो वो बल्ब जो है वो पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस हो गया, और वो जो स्फेयर है उसे वेव फ्रंट कहेंगे, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स एक साथ अपना ऑसिलेशन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जब लाइट उन पॉइंट्स पे पहुंचेगी, एक साथ पहुंचेगी, तो वो सारे एक साथ ऑसिलेशन स्टार्ट करेंगे, एक साथ सारे 90 डिग्री पे जाएंगे, तो उन सबका फेज हमेशा सेम रहेगा, और सेम फेज के सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो उस शेप को हम कहेंगे वेव फ्रंट। तो अगर आपके पास पॉइंट लाइट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स मिलेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। तो आपने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले जो वेव फ्रंट है वो कैसा बनेगा, मान लीजिए मैंने एक छोटा सा पॉइंट लाइट सोर्स कंसीडर किया, सपोज ये एक पॉइंट लाइट सोर्स है, मैंने अपनी मुट्ठी में इसे बंद कर दिया, तो मेरी जो मुट्ठी हो गई ये वेव फ्रंट हो गया। अब इस वेव फ्रंट के बाद नया वेव फ्रंट कैसे बनेगा, हाइगन ने इसे समझाया अपनी सेकंड थ्योरी के बेस पर, उसे वेवलेट थ्योरी बोलते हैं, तो उसे अभी हम कंसीडर करेंगे। लेकिन अभी आप समझ लीजिए इस मुट्ठी के ऊपर एक और मुट्ठी है, तो ये एक अलग वेव फ्रंट है, ये वाला एक अलग वेव फ्रंट है, इसके ऊपर एक और मुट्ठी है, वो अलग वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट के ऊपर वेव फ्रंट, वेव फ्रंट के ऊपर वेव फ्रंट, जैसे ये पॉइंट लाइट सोर्स है तो एक वेव फ्रंट है, इसके बाद एक नया वेव फ्रंट है, इसके बाद एक नया वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट टू वेव फ्रंट, वेव फ्रंट टू वेव फ्रंट लाइट प्रोपोगेट हो रही है। ये हाइगन की थ्योरी थी कि लाइट वेव फ्रंट की फॉर्म में प्रोपोगेट होती है, लाइट प्रोपोगेट्स, लाइट आगे बढ़ रही है, प्रोपोगेट मीन्स आगे बढ़ना, तो लाइट प्रोपोगेट्स इन फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, तो लाइट वेव फ्रंट की फॉर्म में आगे बढ़ रही है, और उन वेव फ्रंट्स को ही शॉर्ट में वेव कहते हैं। तो कंप्लीट स्टेटमेंट है, लाइट प्रोपोगेट्स इन अ मीडियम इन फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट और वेव। तो लाइट वेव फ्रंट या वेव की फॉर्म में आगे बढ़ रही है, एंड वेव फ्रंट आर कंटिन्यूअस लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ सेम फेज। तो अगर पॉइंट लाइट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स मिलते हैं, ये हाइगन का प्रिंसिपल था। अगर मान लीजिए लाइट सोर्स लीनियर है, लाइक ट्यूब लाइट की तरह लाइट सोर्स है, ट्यूब लाइट की तरह है लाइट,
तो हर पॉइंट एक लाइट सोर्स है, ट्यूबलाइट में हर पॉइंट एक लाइट सोर्स होता है, हर पॉइंट से लाइट जा रही है। तो अब मैंने इस ट्यूबलाइट को अपनी मुट्ठी में इस तरह से बंद किया, तो ये एक वेव फ्रंट बन गया। ये किस तरह का वेव फ्रंट बनेगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इसके ऊपर अपना हाथ ऐसे वापस रखा तो एक नया वेव फ्रंट बन गया। तो अगर पॉइंट लाइट सोर्स है तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स बनते हैं, और एक सिलेंडर के ऊपर अलग एक और सिलेंडर बना दो। तो ये जो सिलेंडर है ये क्या है? ये वेव फ्रंट है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो अगर पॉइंट लाइट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनते हैं, और लीनियर लाइट सोर्स है, लीनियर का मतलब इस तरह का ट्यूबलाइट टाइप लाइट सोर्स है, तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स बनते हैं। दीज आर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स। और तीसरे टाइप के वेव फ्रंट्स उसने बोला प्लेन। मान लीजिए जैसे सन है, सन एक लाइट सोर्स है, बहुत दूर है लेकिन वो लाइट सोर्स, उसको अगर मैंने पॉइंट लाइट सोर्स मान लिया तो इससे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बने, और वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हमारे अर्थ पे पहुंचेगा तो बहुत बड़ा स्फेरिकल वेव फ्रंट अर्थ पे पहुंचेगा। और उसका अगर मैं छोटा सा एक पार्ट लूँ, लाइक बहुत बड़ी बास्केटबॉल है, बहुत बड़ी बास्केटबॉल है, और उस बास्केटबॉल का एक छोटा सा पार्ट हम कट कर दें तो वो हमें प्लेन दिखेगा। तो प्लेन वेव फ्रंट का मतलब होता है इफ लाइट सोर्स इज एट अ लार्ज डिस्टेंस देन स्मॉल पार्ट ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैन बी कंसीडर्ड एज अ प्लेन वेव फ्रंट। तो तीन टाइप के वेव फ्रंट्स होते हैं, पॉइंट लाइट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, लीनियर लाइट सोर्स से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स, और लाइट सोर्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है तो स्मॉल पार्ट ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट इज कंसीडर्ड एज अ प्लेन वेव फ्रंट। ये उसने कंसेप्ट दिया था। देखिए हाइगन ने यह भी बोला था कि अगर आपको एक वेव फ्रंट से नया वेव फ्रंट अगर बनाना है तो वो किस कंसेप्ट से बन सकता है, तो इसको एक बार देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइगन, एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट बिहेव्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। मान लीजिए एक पॉइंट लाइट सोर्स है, एक बल्ब है, और ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट यहाँ पर बना, तो इसे कहेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट। अब इसकी हेल्प से एक नया वेव फ्रंट बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो मैंने एक थोड़ा सा बड़ा वेव फ्रंट यहाँ कंसीडर कर लिया। हाइगन कहता है जैसे ये एक बल्ब है ना, वैसे ये छोटे छोटे बहुत सारे बल्ब हैं वेव फ्रंट पर। इट मीन्स every point of wave front behaves as a secondary source of light। मतलब ये भी एक लाइट सोर्सेज हैं, पॉइंट लाइट सोर्सेज, और इनसे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनेंगे। अब मुझे मान लीजिए ये वेव फ्रंट किसी टाइम t=0 पर मिला, और मैं इसके t टाइम बाद नया वेव फ्रंट बनाना चाहता हूँ। तो t टाइम में लाइट c स्पीड से ct डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। लाइट की स्पीड को c से डिनोट करते हैं, और t टाइम में लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ct। तो इस डिस्टेंस को हमने रेडियस मान के और इन्हें सेंटर मान के ct रेडियस के स्फेयर बना दिए, ऐसे स्फेयर बना दिए ct रेडियस के। इसकी रेडियस ct है, ct ये डिस्टेंस है। तो आपने कितने भी पॉइंट लाइट सोर्स ले लीजिए, अच्छा एक चीज और, इस वेव फ्रंट से बैकवर्ड वाले वेव फ्रंट पॉसिबल नहीं है। तो आप जब स्फेयर बनाएंगे ना तो उसमें केवल फॉरवर्ड वाले तो डार्क लाइन से बनाएंगे और पीछे वाले डॉटेड लाइन से बनाएंगे। मतलब ये हम अपनी हेल्प के लिए बना रहे हैं, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ओनली फॉरवर्ड वेव फ्रंट आर एग्जिस्ट। और जिन्हें हमने लाइट सोर्स बोला है इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। तो हाइगन की थ्योरी है every point of primary wave front behaves as a secondary source of light known as secondary wavelets, and these wavelets are spread out in all directions। इसका कहने का मतलब ये था, हाइगन ने सबसे पहले ये समझाया कि लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है, लाइट वेव फ्रंट की फॉर्म में चल रही है। मतलब यहाँ से लाइट केवल यहाँ नहीं जाएगी इस स्ट्रेट लाइन में, लाइट यहाँ भी बेंड करेगी, लाइट यहाँ भी पहुँचेगी। इसे आप एक बल्ब मानिए और बल्ब की तरह बिहेव करेगा तो लाइट ऑल डायरेक्शन में जाएगी। लाइट ऑल डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ से लाइट बेंड हो रही है। तो लाइट की बेंडिंग थ्योरी हाइगन प्रिंसिपल ने दी कि लाइट जो है
किसी भी पॉइंट पे अगर आप लाइट मानेंगे कि भाई यहाँ पर एक बल्ब है, तो बल्ब से लाइट ऑल डायरेक्शन में जा रही है, बस बैकवर्ड डायरेक्शन में लाइट नहीं जा रही है। तो आपने क्या किया, CT रेडियस के स्फेयर्स बना लिए, और पीछे वाले जो स्फेयर है ये डॉटेड लाइन से बनाए, मतलब ये बैकवर्ड वेव फ्रंट है। बैकवर्ड वेव फ्रंट आर नॉट एग्जिस्टेड, ये बैकवर्ड वेव फ्रंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो फॉरवर्ड वेव फ्रंट आपने बना लिए, और जिन्हें आपने लाइट सोर्स कहा उन्हें सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हाइगन, प्राइमरी वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नया लाइट सोर्स है जिसे सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं, और सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड आउट हो रहे हैं इन फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। तो हमने ये इस तरह के वेव फ्रंट्स बना लिए स्फेरिकल। और अगर आप इन सब पर एनवलप बनाएं, एनवलप का मतलब टेंजेंट लाइन। देखिए एनवलप में और टेंजेंट में एक डिफरेंस होता है। टेंजेंट एक 2D फिगर है, मुझे जैसे इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है तो मैंने टेंजेंट बना दिया। लेकिन अभी देखिए ये बहुत सारे स्फेयर हैं, छोटे छोटे स्फेयर, इन सब पर मुझे एक ऐसा टेंजेंट बनाना है जो 3D फिगर हो। तो 3D फिगर का जो टेंजेंट होता है उसे एनवलप कहते हैं। तो इन सब पर मैंने टेंजेंट बनाया, इन सब पे मैंने टेंजेंट बनाया, मतलब टच करती हुई लाइन बनाई सब पर, इन सब पे टच करती हुई लाइन बनाई। तो ये जो वेव फ्रंट बना ये इस प्राइमरी वेव फ्रंट की हेल्प से बना, तो इसे कहते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। एक बार प्लेन वेव फ्रंट में भी देखते हैं। मान लीजिए कोई प्लेन वेव फ्रंट है। अकॉर्डिंग टू हाइगन, एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट बिहेव्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट नॉन एज वेवलेट्स। और मुझे टी टाइम के बाद इसका नया वेव फ्रंट चाहिए, तो मैंने इसे सेंटर मान के CT रेडियस के स्फेयर बना लिए। ये सब CT रेडियस के स्फेयर हैं, और यहाँ पे भी बना लिया, और इन पे एनवलप बनाया। एनवलप मतलब टेंजेंट लाइन, जब बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे टच करती हुई लाइन बना दी ये, तो ये आपके पास में क्या बन गया, ये एनवलप है, मतलब इन सारे पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ किया। ये जो टेंजेंट है ये इस प्राइमरी वेव फ्रंट के लिए सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया। तो अगर आप किसी वेव फ्रंट की हेल्प से नया वेव फ्रंट बना रहे हैं तो उसे सेकेंडरी वेव फ्रंट कहते हैं, और जिसकी वजह से आप बना रहे हैं उसे प्राइमरी वेव फ्रंट कहते हैं। तो प्राइमरी वेव फ्रंट, अगर ये प्लेन प्राइमरी वेव फ्रंट है तो नया वेव फ्रंट भी प्लेन वेव फ्रंट होगा। अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट है तो उससे नया वेव फ्रंट स्फेरिकल मिलेगा। तो ये कब है, ये थ्योरी कब वैलिड होती है, जब आपको किसी भी पॉइंट से बेंडिंग दिखानी हो, कि लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है, लाइट वेव फ्रंट की फॉर्म में चलती है। वेव फ्रंट का मतलब बैंड होती हुई चलती है। अब मान लीजिए सन से लाइट आ रही है, सन से लाइट हमारे पास डायरेक्ट आई, हम इसको डायरेक्ट देख पा रहे हैं, तो यहाँ से लाइट ऑल डायरेक्शन में जाएगी। हो सकता है स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में यहाँ पे सन से डायरेक्ट लाइट नहीं पहुँच रही हो, लेकिन मैं ये छोटा सन मानूंगा यहाँ पर, क्योंकि सन से लाइट चल के आई है, तो ये सेकेंडरी वेव फ्रंट्स हो गए, सेकेंडरी वेवलेट्स हो गए। सेकेंडरी वेवलेट्स का मतलब ये न्यू पॉइंट लाइट सोर्सेज हैं, और अगर ये लाइट सोर्सेज हैं तो ये किससे बने हुए हैं, सन से। तो ये छोटे छोटे सन हैं, और इन छोटे छोटे सन से ऑल डायरेक्शन में लाइट बैंड होके जा रही है। तो लाइट की बेंडिंग को समझाया कि लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है, लाइट बैंड होके चलती है। तो हमारे कमरे में डायरेक्ट लाइट नहीं आ पा रही है, मान लीजिए किसी कमरे में डायरेक्ट लाइट नहीं आ रही है, सन से लाइट आई और यहाँ पर इस हिस्से में डायरेक्ट लाइट नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ से लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि यहाँ से मैं इस पॉइंट को क्या मानूंगा, एक छोटा सन मानूंगा। यहाँ से लाइट बैंड होके ऑल डायरेक्शन में जाएगी। बस इससे बैकवर्ड वेव फ्रंट पॉसिबल नहीं होंगे, इससे लाइट पीछे नहीं जाएगी, लेकिन फॉरवर्ड ऑल डायरेक्शन में जाएगी। ये हाइगन थ्योरी है। तो न्यू वेव फ्रंट्स अगर आपको बनाने हो प्राइमरी वेव फ्रंट्स की हेल्प से, तो वेवलेट थ्योरी इसमें काम आती है, कि जो भी हम जिन्हें भी लाइट सोर्सेस कहेंगे उन्हें हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहेंगे, और ये सेकेंडरी वेवलेट्स ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड आउट होते हैं। सुनीता खुशबू।